नाम था रामपुर। हर साल यहाँ बारिश खूब होती थी, लेकिन इस बार तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था। तालाब किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, राजू। उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए। उसकी पत्नी सीमा और छोटे बच्चे पिंकी और छोटू। उनके पास रहने को घर तो था, पर वो भी मिट्टी और घास फूस से बना हुआ, जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह जब तेज़ बारिश आई, उनकी झोंपड़ी की छत टपकने लगी। सीमा बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही। बच्चे कांपते रहे, लेकिन दोपहर होते होते झोंपड़ी की दीवारें गलने लगी। रात का समा था। बारिश की बूंदें मिट्टी के घर की छत पर लगातार गिर रही थी। सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, सुनिए, कुछ पैसों का इंतज़ाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। पिछले महीने जब मालिक ने आपको काम से निकाल दिया, तभी से घर में पैसे का नाम नहीं है। कम से कम किसी से मांग लाइए। मेरे से बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। राजू चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। कुछ बोल नहीं पाया। राजू का दिल भीग गया। मालिक ने राजू को सच में उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस दिन बुखार के कारण वो खेत नहीं जा पाया था। तब से गांव के किसी आदमी ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर धंस रहे थे। वो गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा और भूख से राजू का शरीर कांप रहा था। भैया, घर में तो अब एक दाना नहीं बचा है। बच्चे कल रात से भूखे बैठे हैं। उनकी हालत देखी नहीं जाती। भैया, थोड़ा आटा चावल जो भी है उधार दे दीजिए। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी मैं पूरा चुका दूंगा। भैया, बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। मैं और कुछ नहीं मांग रहा। उनके पेट में 2 नवाले चले जाएं। अरे राजू, तू हर हफ्ते यही रोना लेकर आ जाता है। सुन, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा है। घर में आटा, दाल, चावल सब खत्म हो गया है। खुद सोच रहा हूँ किसी से उधार मांगूं। तुझे कहाँ से दे दूं भैया? हम तो खुद बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं भैया। हाँ हाँ, देखो तो इसे हर साल भीख मांगने आ जाता है। अरे राजू, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर भाई। बस हाथ लाने आता है। जा यहाँ से कहीं और जाकर अपनी गरीबी का रोना रो। हर बार यही नाटक करता है। काम करने की आदत डाल। भीख मांगकर कब तक पेट पालेगा? भाई, मेरी माँ कब से बीमार पड़ी है। घर में दवाई के भी पैसे नहीं बचे। बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद डर डर की ठोकर खा रहे हैं, तो तुम्हें कैसे दे दें? जाओ कहीं और जाकर मांगो। तेरी गरीबी के कारण तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुम्हें उधार पैसे दे भी दें तो तू हमें लौटाएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। राजू की आंखों से आंसू टपक पड़े। खाली हाथ लौटते वक़्त उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या गरीब का कोई अपना नहीं होता? वो जैसे तैसे घर पहुंचा। सीमा ने बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को पढ़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उस रात बच्चे भूखे पेट माँ से लिपट कर सो गए। राजू छप्पर के नीचे बैठा बरसते पानी को देखता रहा। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में राजू की झोंपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कच्ची दीवारें, टीन और घास फूस की छत जो हर तेज हवा के झोंके में हिल जाती थी। बच्चे माँ से लिपटे थे। राजू चुपचाप कोने में बैठा बाहर देख रहा था।
हवा और पानी का शोर दिल दहला रहा था। अचानक एक जोर की आंधी आई। टीन की छत उड़ गई। मिट्टी की दीवारें भीगकर गीली हो गई थी। तेज़ बारिश ने दीवार को धो डाला। झोपड़ी की पिछली दीवार गिरी पड़ी। मिट्टी का पानी अंदर बहने लगा। सीमा चीख पड़ी। बच्चे रोने लगे। राजू ने जल्दी से सबको बाहर निकाला। बारिश इतनी तेज़ थी कि चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वो सबको लेकर गांव के चौपाल की तरफ भागा। सुनो ना भैया, घर का पूरा छप्पड़ गिर गया है। बच्चे लोग भीगते हुए ठंड से कांप रहे हैं। उनका रोना सुनकर कलेजा फट रहा है। बस आज रात ही सही घर के किसी कोने में ही पनाह दे दें। मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस बच्चों को बचाने के लिए जगह दे दो। देखो तो एक बार कैसे कांप रहे हैं भूख और सर्दी से। राजू, हम भी किसी तरह जी रहे हैं। हमारे अपने घर में जगह नहीं है। तुम्हारे लिए कहाँ से इंतज़ाम करूं? जाओ कहीं और, यहाँ मत खड़े रहो। हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। राजू के पैर मिट्टी में धंस रहे थे। ठंडी हवा से बच्चे कांप रहे थे। आखिरकार उसने सबको लेकर एक पुराने पेड़ के नीचे बिठा दिया। पेड़ की मोटी डालियां थोड़ी सी बारिश रोक रही थी, पर पूरी तरह नहीं। ठंडी बूंदें लगातार उन पर गिर रही थीं। हवा इतनी तेज़ थी कि मानो जैसे पेड़ उखड़ जाएगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। छोटू ने अपने पिता से पूछा, बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर टूट गया है, सब गीला हो गया है। बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाबा, कोई हमें अपने घर में भी जगह नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? बाबा, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? बाबा, क्या हम गरीब हैं इसीलिए? राजू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश की बूंदों में मिल गए। वो सारी रात पेड़ के नीचे बैठा रहा। बरसात की बूंदें, ठंडी हवा, बच्चों का सिसकना और पत्नी की खामोशी, हर चीज़ जैसे उसके दिल में चोट कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या गरीब के लिए ज़मीन पर जगह भी नहीं बची? सुबह की पहली किरण भी बदली हुई थी। आसमान में सूरज था, लेकिन बादल अब भी मंडला रहे थे। पूरी रात बारिश में भीगने के बाद बच्चे बुखार से तप रहे थे। राजू सारी रात तक नहीं सोया था। वो बस नीम के पेड़ की मोटी डालों को देखता रहा। जब सुबह हुई तो उसने पेड़ के तने को छू कर देखा। पेड़ ठंडा था, लेकिन मजबूत। उसकी मोटी शाखें ज़मीन से करीब 10 फीट ऊपर चारों तरफ फैली हुई थी। उन शाखाओं के नीचे थोड़ी सी जगह थी, जहां आराम से एक छोटा घर बन सकता था। राजू का मन फ्लैशबैक में चला गया। बचपन के दिन जब वो छोटा था तो इसी नीम के पेड़ पर चढ़कर घंटों खेला करता था। उसकी माँ कहती थी, राजू बेटा, ये पेड़ तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तू अकेला महसूस करे ना, तो इसके नीचे बैठ जाना। ये तुझे अपनी छाँव में समेट लेगा। धरती चाहे जितनी भी ढोले, आंधियाँ आए, तूफान आए, पर ये पेड़ तुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब भी तुझे लगे दुनिया में कोई तेरा नहीं, तब भी ये पेड़ तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये तुझे बचा लेगा, संभाल लेगा। जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है ना, वैसे ही ये पेड़ तुझे अपनी बाहों में छुपा लेगा, मेरे लाल। उसने उसी समय सोचा था कि काश मेरा घर भी पेड़ पर होता, तो कम से कम घर में पानी ना भरता। अगर ज़मीन ने जगह नहीं दी तो क्या हुआ? अब मैं आसमान में घर बनाऊंगा। ये पेड़ ही मेरा आसमान है। राजू ने सीमा से कहा, सुनो, मैंने सोच लिया है कि मैं पेड़ पर ही हमारा घर बनाऊंगा। देखो तो इसकी कितनी मोटी मोटी डालियां हैं, कितना मजबूत है, जैसे धरती में गहराई तक अपनी जड़ें जमा कर खड़ा है। अगर हम इसका सहारा लें तो हमारा घर भी इतना ही मजबूत बनेगा। सोचो सीमा,
ऊपर अगर घर बन जाए तो बारिश का पानी भी घर में नहीं भरेगा और बाढ़ आएगी तो भी हम सब बच जाएंगे। ये पेड़ हमें बचाएगा। पेड़ पर घर? राजू, क्या ये सच में ये मुमकिन है? देखो ना, हमारा घर तो टूट चुका है। बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। मैं सोच भी नहीं पा रही अब क्या होगा। पेड़ पर घर बनाने की बात, ये तो कोई सपने जैसा लगता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? सीमा, मुमकिन और नामुमकिन में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मेहनत का। अगर इंसान ठान ले न तो वो टूटी हुई मिट्टी से भी महल बना सकता है। तुम बस विश्वास रखना, भरोसा रखना अपने राजू पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और बच्चों को बगैर छत के नहीं रहने दूंगा। ये पेड़ ही हमारा आसरा बनेगा और देखना, एक दिन उसी पेड़ पर हमारा भी घर होगा जो कभी नहीं टूटेगा। उसने वही पेड़ के नीचे पड़ी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसने गांव के सूखे बांस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिए। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। अरे राजू, अब जंगल काट के क्या उखाड़ेगा? बता तो सही, इतनी बारिश में तो लकड़ियाँ सूखती ही नहीं रही, जला भी नहीं पाएगा। जब देखो जंगल में घूमता रहता है, कभी लकड़ी कभी घास, इससे क्या होगा? राजू, हंसी आती है तुझे देखकर। भूखा आदमी जंगल काट के कौन सा महल बना लेगा? ये पेड़ पौधे काटने से तेरा पेट थोड़ी ना भरे जाएगा। राजू चुप रहा। वो जानता था उसकी सोच उन लोगों की समझ से बाहर है। उसने अपने रास्ते की तरफ देखा, कांटों से भरा, कीचड़ से सना, लेकिन उसके सपनों से साफ था। शाम होते होते उसने पहली लकड़ी पेड़ की दो मोटी डालों के बीच कस दी। रस्सियों से बांध कर देखा, डालें हिली तक नहीं। छोटू ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, सच में क्या हमारा घर इस पेड़ पर बनेगा? बाबा, किया हमारा भी घर ऊपर होगा। हम सब वहाँ रहेंगे और बारिश आएगी तो भी हम भीगेंगे नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल बनेगा। ये पेड़ सही हमारा नया घर होगा। इतना मजबूत घर बनेगा कि अब बारिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी आए, आंधी आए या बाढ़ आए, ये पेड़ हमें हमेशा बचाएगा। बस तू विश्वास रखना अपने बाबा पर। मैं तेरे लिए वो घर ज़रूर बनाऊंगा जिसमें तू सुकून से सो सके। सीमा की आंखों में डर भी था और आंसू भी, लेकिन उन आंसुओं के पीछे थोड़ी सी उम्मीद की चमक भी झलक रही थी। उस रात राजू ने ठंडी हवा और बूंदाबांदी में काम किया। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी कि गरीब का सहारा पेड़ बन के आया है। अब उसे ही घर बनाना होगा। राजू की मेहनत दिन रात जारी थी। कभी वो रस्सी से लकड़ियां बांधता, कभी बांस जोड़ता, कभी कभी बारिश फिर से आ जाती तो सब गीला हो जाता, लेकिन राजू रुकता नहीं था। पूरा एक हफ्ता लग गया था। आखिरकार उसने पेड़ पर एक छोटा सा घर बना ही लिया। चारों ओर बांस की दीवारें, ऊपर घास फूस और टीन की छत, नीचे मजबूत लकड़ियों की फर्श। जब सब कुछ तैयार हुआ तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। सीमा की आंखों में आंसू थे। राजू, तुमने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है राजू। जिस बात पर पूरे गांव ने हंसी उड़ाई, जिस सपने को सबने पागलपन कहा, उसे तुमने अपनी मेहनत से सच कर दिखाया। देखो तो कितना सुंदर घर बनाया है। कुछ दिनों बाद राजू को पास के गांव में एक दुकान पर काम मिल गया। दुकान वाला उसे हर रोज़ अनाज की बोरियां लादने और ग्राहकों को सामान देने के बदले कुछ पैसे और राशन दे देता था। राजू ने सोचा, अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। गांव में धीरे धीरे उसके पेड़ पर बने घर की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उसका घर देखने लगे।
कोई कहता क्या दिमाग लगाया है राजू ने, कोई कहता ये तो महान आदमी है। लेकिन उसका पड़ोसी हरिया चुप था। हरिया के मन में आग लग गई थी। उसका पक्का घर बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की राजू की तारीफ उसे चुभ रही थी। एक रात हरिया अपने आंगन में बैठा था। उसका दोस्त मांगरू आया और बोला, क्या हरिया, क्या सोच रहा है? कब से चुपचाप बैठा है? क्या बात है? वो राजू समझता है बड़ा होशियार है। देखो तो कैसे पेड़ पर घर बनाकर पूरे गांव की तारीफें बटोर रहा है। सब उसके मुरीद बने फिर रहे हैं, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। क्या करेगा अब तो हरिया? राजू ने तो सबको दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। तू चुप क्यों बैठा है? अब क्या सोच रहा है? हाँ, मैं भी देखता हूँ कब तक टिकता है उसका ये घर। पेड़ पर घर रहेगा ही, पेड़ पर घर रहेगा ही नहीं तो तारीफ किस बात की होगी? एक दिन आंधी आएगी या मैं ही कुछ कर दूंगा। उसका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। सब उसकी मेहनत को भूल जाएंगे। जब उसका घर नहीं बचेगा तब हंसी आएगी मुझे। आग लगा दूंगा उसके घर में, तब देखूंगा वो कैसे रहता है पेड़ पर, कैसे बचाता है अपने बच्चों को। सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया। तब कहेंगे देखो उसका घर जलकर राख हो गया। उसकी वो मुस्कुराहट, वो घमंड सब राख हो जाएगा। मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में डर देखूंगा और उसकी आंखों से आंसू बहते देखूंगा। हरिया की आंखों में जलन का शैतान नाच रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी। रात का समा था। आसमान में बादल फैलने लगे थे। हवा के झोंकों से पेड़ हिल रहा था। राजू अपने पेड़ के घर में सो रहा था। बच्चे और सीमा भी चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन उस समय उसका पड़ोसी हाथ में मशाल लिए चुपचाप पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे, पर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, मिसाल को जलाने ही वाला था कि अचानक आसमान गरजा, जोर की हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मशाल की आग बुझ गई। हरिया हक्का बक्का रह गया। उसके कपड़े भीग गए। हाथ से मशाल गिर पड़ी। तभी पीछे से मांगरू की आवाज़ आई, हरिया, क्या कर रहे हो? हरिया पलटा, देखा मांगरू के साथ गांव के कई लोग भीगते हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। हरीलाल बोला, हम सब ने सुन लिया हरिया, मंगरू ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है। एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से घर बनाकर अपने बच्चों को बचा रहा है, उसका घर जलाने आए हो, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? सोचो अगर तुम्हारे बच्चों के सर से छत छीन जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। नहीं भाई, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। सच कह रहा हूँ। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन गांव वाले सब जान चुके थे। अगले ही दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग हरी राम ने फैसला सुनाया, हरिया, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। पंचायत का फैसला सुन लो। तुम राजू से मुआफी मांगोगे और अगले 1 साल तक गरीब, ताकि तुम्हारे अंदर का घमंड खत्म हो सके। तभी तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत क्या होती है और किसी का दर्द क्या होता है। हरिया, जलन छोड़ देगा तो तेरा जीवन भी आसान हो जाएगा। मैंने तुझसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी। तू समझ ही नहीं पाया कि असली सुख दूसरों को तकलीफ देने में नहीं बल्कि उनके दुख दूर करने में है। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो। या अब अपने दिल से नफरत को निकाल दे
तभी तुझे भी सुकून मिलेगा। वही पेड़ वही बारिश, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। गांव वाले राजू के पेड़ पर बने घर को देखने आते और सब कहते, देखो भाइयों, मेहनत और दिमाग का कितना सुंदर मेल है। ये राजू है जिसके पास ना पैसा था, ना बड़ा घर, ना ही किसी का सहारा, लेकिन देखो तो उसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और अक्ल से ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं सोच पाते। पेड़ पर घर बनाना, वो भी इतनी मजबूती से कि बारिश और बाढ़ भी कुछ न बिगाड़ सके। हमें सिखाता है, अगर इंसान ठान ले तो गरीबी भी उसकी राह नहीं रोक सकती। सच में राजू ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत मेहनत और सोच ही होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू। कैसे हो आप सब? बहुत से दोस्त हमारे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कार्टून हाउस 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर अपने दोस्तों की डिमांड पर कार्टून मेकिंग ट्यूटोरियल लेकर आएगा, ताकि दोस्तों आप अपने मोबाइल की मदद से कार्टून बनाना सीख सकें। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।